नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड में। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के इस क्रम में आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ मौर्य वंश का भाग 3। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 प्रदर्शित किए जा चुके हैं। आज भाग 3 में हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में, लघु शिलालेखों के बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में, लघु स्तंभ लेखों के बारे में और गुहा लेख और गुफा लेखों के बारे में। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। इसमें से निश्चित रूप से हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो साथियों। अगर आपके सिलेबस में मौर्य वंश है तो इसमें से वर्तमान संदर्भ में सबसे अधिक चांस रहते हैं प्रश्न पूछे जाने के। इसके अलावा कक्षा 6 से 12 के लिए भी ये महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतया जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही उठाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर वीडियो पसंद आए साथियों तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए साथियों, अशोक के अभिलेख जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शिलालेख। शिलालेख जो हैं इनकी संख्या है 14। ये आपको ध्यान में रखना है संख्या। शिलालेख कितने मिले हैं? अशोक के 14 मिले हैं और ये 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लघु शिलालेख जो हैं वो 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दूसरे हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की साथियों संख्या है 7 और ये स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लघु स्तंभ लेख अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी संख्या है 5। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे गुहा लेख। तो अशोक के अभिलेखों को किन 3 भागों में बांटा गया है? तो शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में और गुहा लेखों में। अब देखिए साथियों, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज की गई थी 1750 ईस्वी में टी फैंथलर के द्वारा। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, टी फैंथलर। अब देखिए, इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेखों की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? तो अशोक के अभिलेखों की लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अब देखिए, शिलालेखों की बात करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि शिलालेखों की संख्या 14 है और ये कितने स्थानों से मिले हैं? 8 अलग अलग स्थानों से। तो इस संदर्भ में साथियों सुमेलित करने वाला प्रश्न आपको परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। वर्ष तो हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने आपको वर्ष भी बताए हैं, एकदम क्रमबद्ध रूप से लिखे हैं आपको। और ये सुमेलित करने वाले जो हैं वो स्थान कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे 8 स्थान कौन कौन से हैं ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कौन से 8 स्थानों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। अब ये स्थान कौन से राज्य में हैं या वर्तमान में कौन से देश में हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ये बड़ा सुमेलित करने वाला आ सकता है। जैसे गिरनार आ जाएगा तो गिरनार गुजरात में है। या फिर क्या आता है साथियों, एक तरफ तो स्थान दे दिया जाता है और दूसरी तरफ खोजकर्ता। इन शिलालेखों की खोज जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, तो इनको मिलाने वाला प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है गिरनार स्थान। गिरनार गुजरात में है और यहाँ जो शिलालेख है इसकी खोज 1822 में की गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने इसकी खोज की थी गिरनार शिलालेख की। दूसरा है शहबाज गढ़ी। शहबाज गढ़ी जो है वो साथियों वर्तमान में पड़ता है पेशावर पाकिस्तान में और 1836 में इस शिलालेख की खोज की गई थी कोर्ट महोदय के द्वारा। तीसरा है धौली। ये पड़ता है साथियों उड़ीसा के पुरी स्थान पर। इसकी खोज 1837 में किट्टो के द्वारा की गई थी। चौथा स्थल है जौगढ़।
ये पड़ता है उड़ीसा के गंजाम स्थान पर। इसकी खोज 1850 ईस्वी में इलियट के द्वारा की गई थी। पांचवा स्थल है कालसी, ये पड़ता है उत्तराखंड में देहरादून में। 1860 में इसकी खोज फॉरेस्ट महोदय के द्वारा की गई थी। अगला स्थल है सोपारा, ये पड़ता है महाराष्ट्र के थाना स्थान पर। इसकी खोज 1882 में इतिहासकार भगवान लाल के द्वारा की गई थी। अगला स्थल है मानसेहरा, ये पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान के हजारा स्थान पर। इसकी खोज 1889 ईस्वी में इतिहासकार पुरातत्ववेदा कनिंघम के द्वारा की गई थी। और अंतिम स्थल है एरेरगुडी, ये स्थल है आंध्र प्रदेश के करनूल स्थान पर। इसकी खोज 1929 में अनु घोष के द्वारा की गई थी। तो ये आपको सारे के सारे स्थान कौन से राज्य या देश में, ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष रूप से साथियों इसमें आपको बात ध्यान में रखनी है कि वर्तमान में 2 स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में जा चुके हैं। एक तो शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान और एक है मानशेहरा हजारा पाकिस्तान। इसके अलावा 2 जो शिलालेख मिले हैं वो उड़ीसा में मिले हैं, एक धौली शिलालेख और एक जोगड़ शिलालेख। ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में कौन कौन से मिले हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। अब देखिए उड़ीसा में जो मिले हैं धौली व जोगड़ के शिलालेखों पर 11वां, 12वां, 13वां नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। अब देखिए जितने भी ये 8 स्थानों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन में से यही 2 ऐसे स्थान हैं धौली और जोगड़ जहां से अशोक के शिलालेख जो मिले हैं उन पर 11वां, 12वां और 13वां नंबर का शिलालेख नहीं है। धौली और जोगड़ को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर जो शिलालेख मिले हैं उनमें सभी 14 शिलालेखों का उल्लेख मिलता है। धौली और जोगड़ में केवल 11वें, 12वें और 13वें नंबर के शिलालेख नहीं मिलते हैं और इनके स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। तो ये प्रश्न आता है 2 पृथक कलिंग अभिलेख किस शिलालेख में मिले हैं, तो वो है धौली और जोगड़ शिलालेख में। अब देखिए सीधा साधे प्रश्न आते हैं, मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी। जनसाधारण की भाषा पूछी जाए तो साथियों उत्तर आएगा पाली। एक प्रश्न आता है अशोक की राजभाषा क्या थी, तो अशोक की राजभाषा थी प्राकृत। इसका आप विशेष ध्यान में रखिए, ऑप्शन में पाली भी आएगा। और अभिलेखों की जो भाषा थी वो मुख्य रूप से थी प्राकृत। जैसे आज अशोक ने अपने अभिलेख किस भाषा में खुदवाए, तो प्राकृत भाषा में खुदवाए, क्योंकि अशोक की राजभाषा क्या थी, प्राकृत थी। अगला है अशोक के अभिलेखों की लिपि। देखिए साथियों अशोक के अभिलेखों की लिपि पूछी जाए प्रश्न में तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि। निश्चित रूप से आप उत्तर बताएंगे ब्राह्मी लिपि। और अशोक के अभिलेखों की भाषा आपसे पूछ ले तो हम बात कर चुके हैं प्राकृत भाषा में। अब देखिए केवल शहबाजगढ़ी जो स्थान जो है पेशावर पाकिस्तान में है और मानशेरा कहाँ पर है, हजारा पाकिस्तान में। इन 2 स्थानों पर जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि जो है साथियों वो है खरोष्टी लिपि। ये आपको ध्यान में रखना है। अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। तो ज़्यादातर जो अभिलेखों की जो लिपि है ना साथियों वो ब्राह्मी लिपि है। जैसे सीधा प्रश्न आ जाए अभिलेखों की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी है। शहबाजगढ़ी और मनशेहरा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है इनकी लिपि आप क्या बताएंगे, खरोष्टी बताएंगे। और ये हम पढ़ ही चुके हैं। शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है इसकी खोज 1836 में कोर्ट ने की थी और मानशेरा जो हजारा पाकिस्तान में है इसकी खोज जो है 1889 में कनिंघम महोदय ने की थी। अब देखिए तक्षशिला तथा लगमान जिसको लंपक्स भी कहा जाता है, इन तक्षशिला और लगमान स्थानों से जो है वो अरेमाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख मिला है। तो अरेमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं, तक्षशिला और लगमान में। और वर्तमान में जो ये लगमान जो है ये पड़ता है अफगानिस्तान में। ये आपको ध्यान में रखना है, लगमान स्थान है अफगानिस्तान में। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंधार के पास जो है शर-ए-कुना, ये स्थान है कंधार के पास शर-ए-कुना। शर-ए-कुना के पास से यूनानी और अरेमाइक, यूनानी का मतलब होता है साथियों ग्रीक, तो ग्रीक लिपि और अरेमाइक लिपि दोनों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख जो अशोक का मिला है वो केवल कहाँ से मिला है, शर-ए-कुना स्थान से। तो ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि अशोक का वह अभिलेख जो द्विभाषीय अभिलेख है,
तो वो है शरेकोना अभिलेख। और ये कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? द्विभाषीय अभिलेख, यूनानी और अरेमाइक लिपि में लिखा गया, इसलिए इसको द्विभाषीय कहा जाता है। तो ये प्राप्त हुआ है कंधार के समीप शरेकोना स्थान से। अब देखिए अगला है एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों लिपियों में है। अगर आपको पूछ लिया जाए ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों में अभिलेख कौन सा है, तो वो है एरेरगुडी अभिलेख। खरोष्टी लिपि जो है वो अरेमाइक लिपि ईरान से उत्पन्न हुई है, तो ईरान की मूल लिपि है ये अरेमाइक। तो खरोष्टी लिपि जो है, जो शहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेखों की लिपि है, इसकी उत्पत्ति हुई है अरेमाइक लिपि से। अब देखिए साथियों, कई बार ये भी आता है कि अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से जो है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। तो ब्राह्मी लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है बाएं से दाएं। तो बाएं से ही ब्राह्मी होता है, बाएं से ही बाएं, तो बाएं से दाएं। और खरोष्टी लिखी जाती है उर्दू भाषा की तरह दाएं से बाएं। अब देखिए अपन ने कल के वीडियो में एक बात की थी कि वह इतिहासकार जिसने मात्र अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है, तो वो है इतिहासकार D.R. भंडारकर। अगर साथियों आप मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियोस को देख रहे हैं तो निश्चित मानिए आपको किसी भी अन्यत्र स्थान पर इस टॉपिक, जो भी टॉपिक मैं प्रदर्शित करता हूं, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो राजस्थान का, चाहे ज्योग्राफी का, किसी भी टॉपिक का हो, विषय से संबंधित हो वो टॉपिक, मैं अगर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं वो वीडियो, तो ये मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षा का स्तर है उससे भी काफ़ी आगे तक मैं आपको पहुंचा रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मौर्य वंश के जितने भी मैं भाग प्रदर्शित करूंगा 4-5, वो अगर आपने सारे देख लिए हैं और व्यवस्थित रूप से उनको पढ़ लिया है, अपने कठिन बिंदुओं के लिए अलग से नोटबुक में नोट्स बना लिए हैं, तो प्रश्न इनके बाहर नहीं जाएगा साथियों, ये एक निश्चित बात है। मैं आपको परीक्षा के बाद इन वीडियोस में से आए हुए सारे प्रश्नों की सूची आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह आप जो है विस्तार से सारे तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करें, न कि ऐसे कि 10-15 मिनट में आपको पूरा टॉपिक समझा दें। तो इस ऐसे वीडियोस के पीछे जाने की बजाय आप गंभीर अध्ययन करने में विश्वास रखें। ऐसे टॉपिक जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके बीच, तो ये मान के चलिए आपको पूर्ण से पूर्ण मैटर दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सफलता के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक जो परीक्षाओं में प्रश्न आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आता है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कौन कौन से बौद्ध भिक्षुओं को कौन कौन से देशों या स्थानों पर भेजा। तो ये जो है प्रश्न सुमेलित करने की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई बार परीक्षाओं में आता है। तो देखो, धर्म प्रचारक हैं एक तरफ तो, और एक तरफ इनको कहाँ भेजा अशोक ने प्रचार प्रसार करने के लिए। तो देखिए, रक्षित जो था उसको भेजा बनवासी में, महारक्षित को भेजा यवन देश में, धर्म रक्षित को भेजा अपरांतक में, महाधर्म रक्षित को भेजा महाराष्ट्र में, मध्यम को भेजा हिमालय देश में, मजंतिक को भेजा कश्मीर तथा गंधार में, महादेव को भेजा महिष मंडल वर्तमान मैसूर में, सोन व उत्तर को भेजा स्वर्ण भूमि में, और महेंद्र और संगमित्रा को भेजा श्रीलंका में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर देखिए साथियों, परीक्षाओं में जो आता है, एक तो ये आता है महेंद्र व संगमित्रा जिसको श्रीलंका भेजा गया था, सोन व उत्तरा भी पूछा जाता है स्वर्ण भूमि में। इसके अलावा महाधर्म रक्षित भी पूछा जाता है। महाधर्म रक्षित को आप याद कर लीजिए, महा से ही महाराष्ट्र चालू होता है और महा से ही महाधर्म रक्षित। तो इस तरह याद कीजिए साथियों को, सबसे पहले रक्षित छोटा नाम है, फिर रक्षित के बाद में याद कीजिए महारक्षित, फिर याद कीजिए धर्म रक्षित, फिर धर्म का बड़ा रूप आ जाएगा महाधर्म रक्षित। इस तरह से मैंने आपके बीच में एक क्रम प्रस्तुत किया है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। और एक आता है मजंतिक को कहाँ भेजा गया, तो मजंतिक को मोस्टली परीक्षाओं में यही आता है कश्मीर, इसके अलावा गंधार भी इसको भेजा गया था। अब देखिए, 5 सीमांत यूनानी क्षेत्र जहां अशोक ने अपने दूत भेजे। तो अशोक के द्वारा जो है वो 5 जो है अपने दूत भी भेजे गए थे सीमांत यूनानी क्षेत्रों में। तो सीरिया में जो भेजा था वो भेजा गया था अंतियोक को, शिरीन में भेजा था इसने
अलिक सुंदर को, मिस्र में भेजा था तुरमय को, मकदूनिया में भेजा था एतिकिन, या इसी का दूसरा नाम आ जाता है अंतेकिन। ये दो व्यक्ति नहीं है, एक ही है, एतिकिन ही आ जाता है या अंतेकिन आ जाता है। और एपीएस में भेजा था मग को। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। इसमें ज़्यादातर जो है वो सीरिया वाला पूछ लेता है, अंतियोक, या सीरीन वाला आता है, या मिस्र वाला आता है। ये तीन इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पांचों ध्यान में रखिए। सुमेलित करने की दृष्टि से ये दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए साथियों, अपन बात करेंगे अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में, और इन 14 शिलालेखों में कौन कौन सी बातों का उल्लेख जो है वो अशोक के द्वारा किया गया है। तो सारे तथ्य आप ध्यान में रखिए साथियों। किसी भी तथ्य को आपको प्रश्न के रूप में दे सकता है और ऑप्शन में दे देगा ये जो तथ्य है ये इसका उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है, जैसे दे देगा पहले में, पांचवें में, सातवें में, 13वें में, इस हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो देखो, प्रथम जो शिलालेख है उसमें अशोक ने मौर्य साम्राज्य के समाज के बारे में उल्लेख किया है। मौर्य साम्राज्य के समाज के बारे में उल्लेख किया गया। प्रथम शिलालेख में समाज के दो रूप बताए गए हैं, लोक प्रचलित रूप जिसे अवांछनीय समाज कहा गया है, और दूसरा रूप बताया गया समाज का जिसको वांछनीय समाज कहा गया है, साधु या धम। प्रथम शिलालेख में ही अशोक ने समाज या उत्सव का निषेध किया है। तो उत्सव का निषेध बताया है अशोक ने प्रथम शिलालेख में। प्रथम शिलालेख में ही पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। पशु बलि पर रोक कौन से शिलालेख में बताई गई है? अशोक के द्वारा प्रथम शिलालेख में। और अशोक लिखता है कि पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे, भविष्य में वे मारे नहीं जाएंगे। और देखिए क्या घोषणा कर रखी थी अशोक ने इस प्रथम शिलालेख में कि प्रति सप्ताह 2 मोर 1 हिरण मारने की आज्ञा है। धीरे धीरे ये भी क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो प्रथम शिलालेख की मेन बात यही है, पशु बलि पर रोक जो है अशोक ने प्रथम शिलालेख में लगाई थी। द्वितीय शिलालेख में देखिए साथियों, इसमें अशोक ने 5 सीमांत राज्यों का उल्लेख किया है। ये पांचों जो सीमांत राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं अशोक के साम्राज्य के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। पांचों के नाम चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और श्रीलंका। इन 5 सीमांत प्रदेशों का उल्लेख दूसरे शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा यवन राजा एंटियोकस का भी उल्लेख मिलता है दूसरे शिलालेख में। तो यवन राजा थे एंटियोकस। पशुओं व मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाना तथा दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां उगाना, इसका उल्लेख भी द्वितीय शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा लोक कल्याण के कार्यों जैसे कुआं खुदवाना, मार्गों का निर्माण करवाना, छायादार पेड़ लगाना, इन सब कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख भी द्वितीय शिलालेख में मिलता है। तो द्वितीय शिलालेख में आपको विशेष रूप से इन सीमांत राज्यों के नाम याद करने हैं, और लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख कौन सी शिलालेख में मिलता है? तो दूसरे में मिलता है। तीसरा शिलालेख भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए 3 अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। कौन से 3 अधिकारी नियुक्त किए थे अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। तो प्रश्न आता है युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो वो मिलता है तीसरे शिलालेख में। और युक्तों को रज्जुकों व प्रादेशिकों के साथ दौरा करने का आदेश भी अशोक ने दिया है। अशोक ने राजकीय अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वे हर 5वें वर्ष, ये ध्यान में रखना, वर्ष पूछा जाता है, हर 5वें वर्ष लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए क्या करेंगे? दौरा करें। तो अशोक ने अपने सारे राजकीय अधिकारियों को ये डायरेक्शन दे दी थी कि वो हर 5वें वर्ष लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए क्या करें? दौरा करें। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न आता है कि 2 ऐसे स्थान थे जहां प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में दौरा करने का आदेश दिया था अशोक ने। वो 2 स्थल हैं तक्षशिला और उज्जैन। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में आता है। तो तक्षशिला और उज्जैन में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में राजकीय अधिकारियों को दौरा करने का आदेश दिया गया, और बाकी स्थानों पर हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया। अब देखिए, इस तीसरे शिलालेख में ही अशोक ने धर्म के लिए 3 बातों को आवश्यक माना है। तो धर्म के लिए 3 बातों को आवश्यक माना है: अहिंसा,
अल्प संग्रह और अल्प व्यय। तो अहिंसा का सिद्धांत जो है इसका उल्लेख तीसरे शिलालेख में अशोक ने दिया है। एक कहा है कि धन के लिए जो है कम से कम संग्रह करना चाहिए, और एक है अल्प व्यय, कम से कम खर्च करने को आवश्यक माना है। तो इसमें दो बिंदु आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों पदाधिकारियों के नाम। इसके अलावा तक्षशिला और उज्जैन में प्रत्येक 3 वर्ष बाद दौरा होगा, और हर 5वें वर्ष जो है इन स्थानों के अलावा राजकीय अधिकारी दौरा करेंगे। और धन के लिए अहिंसा, अल्प संग्रह और अल्पव्यय को आवश्यक माना गया है, वो भी तीसरे शिलालेख में। अब है चौथा शिलालेख। चौथे शिलालेख में देखो क्या बातें अशोक के द्वारा वर्णित हैं। इसमें भेरी घोष, जिसको कहा जाता है रण घोष या दिग्विजय, ये युद्ध के संकेत हैं, ये सारे के सारे रण घोष, भेरी घोष और दिग्विजय। इसके स्थान पर धम घोष की घोषणा की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भेरी घोष के स्थान पर अशोक ने धम घोष की घोषणा किस शिलालेख में की है? तो चौथा उत्तर आ जाएगा, चौथा शिलालेख। इसमें धम नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। ये भी प्रश्न आता है, धम नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार कौन से शिलालेख में मिलते हैं? तो चौथे में मिलते हैं। माता पिता की सेवा को धम मंगल के लिए आवश्यक किस शिलालेख में माना गया है? तो चौथे शिलालेख में माना गया है। ब्राह्मणों व श्रमणों के प्रति आदर दिखाया गया है, तो ये भी चौथे शिलालेख में दिखाया गया है। और लोगों को दिव्य विमान, हाथी, अग्नि स्कंद आदि दिव्य रूपों के दर्शन जो करवाए गए हैं, वो भी चौथे शिलालेख में करवाए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला पॉइंट है जो रण घोष के स्थान पर धम घोष वाला, आप विशेष ध्यान में रखिए। इसके अलावा धम नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार वाला बिंदु भी आप ध्यान में रखिए। अगला है पांचवा शिलालेख। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों जो उसने नियुक्त किए थे शासनकाल के 13वें वर्ष में, कल के वीडियो में हमने बातें पता की थी कि कब अशोक अपने शासनकाल के कौन से वर्ष जो है बोध गया गया था, कौन से वर्ष उसने कनक मुनि स्तूप का संवर्धन करवाया, कौन से वर्ष जो है वो कनक मुनि की यात्रा पर गया, और कौन से वर्ष उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो साथियों आप नियमित रूप से वीडियो को क्रम से देखिए। ऐसे नहीं है कि आपने सीधा चालू कर दिया भाग 3, नहीं, सही हिसाब बनता है। पहले आप भाग 1 को देखें, फिर 2 को देखें, फिर 3 को देखें। तो अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसकी जानकारी मिलती है 5वें शिलालेख में। और देखो तीसरे शिलालेख में अपन ने पढ़ा था युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक की भी नियुक्ति धर्म के प्रचार के लिए की थी अशोक ने। इसके अलावा चौथा एक और अधिकारी था जो धर्म का प्रचार करता था अशोक के काल में, वो है महामात्र, जिनको धर्म महामात्र कहा जाता था। तो युक्त का कार्य क्या था? राजस्व संग्रह करना, प्रत्येक प्रांत की मालगुजारी तथा अन्य आयकरों को वसूल करना या करवाना युक्त का कार्य था। रज्जुक का कार्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों की देखभाल हेतु कर संग्रह व न्यायिक शक्तियों से युक्त अधिकारी रज्जुक होता था। रज्जुक की जो नियुक्ति है वो राज्याभिषेक के 27वें वर्ष की थी अशोक ने। प्रादेशिक कौन होता था अधिकारी? ये जिलाधिकारी होता था। अर्थशास्त्र का प्रदेष्टा, इसके समकक्ष इसको माना जा सकता है। अर्थशास्त्र का जो प्रदेष्टा है उसके समकक्ष था ये। फौजदारी न्याय करता था ये प्रादेशिक। और महामात्र जो थे साथियों, ये उच्च अधिकारी होते थे, धर्म अनुशासन देखते थे और राजा से ये सीधा आदेश प्राप्त करते थे। इसके अलावा 5वें शिलालेख में जो है साथियों 5 जनपदों और जातियों का उल्लेख मिलता है। जिस तरह से 5 सीमांत राज्यों का उल्लेख दूसरे शिलालेख में मिलता है, उसी तरह से प्रश्न आ जाए कि अशोक के किस शिलालेख में जनपदों व जातियों का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है 5वें में। कौन कौन से जनपदों जातियों का मिलता है ये आपको ध्यान में रखना है। यवन, कंबोज, गंधार, रिष्टिक और पैतनिक, 5 नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। पूछ लेगा, इनमें से 3 नाम दे देगा और 1 दे देगा अलग नाम। अब देखिए 5वां जो शिलालेख है, इस शिलालेख में मौर्यकालीन समाज व वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो भी 5वें शिलालेख में मिलता है। छठा शिलालेख क्या कहता है? इसमें अशोक के प्रतिवेदक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। मतलब राजा को सूचना देने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे साथियों प्रतिवेदक। तो प्रतिवेदक की नियुक्ति से संबंधित वर्णन करने वाला शिलालेख है छठा। और इस छठे शिलालेख में अशोक ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा का भी उल्लेख किया है
कि किस तरह से हम स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं, इसकी शिक्षा का उल्लेख किसमें मिलता है? छठे शिलालेख में। अगला है 7वां शिलालेख। देखिए साथियों, 7वां जो शिलालेख है इसके बारे में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि अशोक के शिलालेखों में सबसे विस्तृत और लंबा शिलालेख कौन सा है? तो वो 7वां है। और इसमें लोगों को धर्म श्रावण के संदेश दिए गए हैं। कैसे संदेश? जैसे सभी धर्मों के लोग अपने स्थानों पर रहें, सभी स्थानों पर रहें, सभी धर्मों के मध्य आत्मनियंत्रण व मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये संदेश जो है वो 7वें शिलालेख में मिलते हैं। 7वें शिलालेख में ही धम्म का स्पष्ट स्वरूप बताते हुए सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। तो ये भी 7वें शिलालेख में ही कही गई है सहिष्णुता की बात। और 7वें और 8वें दोनों शिलालेखों में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, अशोक के कौन से शिलालेखों में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं भी आए तो या तो 7वां आ जाएगा ऑप्शन में, या 8वां आ जाएगा। और दोनों साथ आ जाएं तो उत्तर दोनों 7 वाला ही होगा, 7 और 8। 8वां जो शिलालेख है, इस शिलालेख में अशोक ने आखेट शिकार का त्याग करके उसके स्थान पर धम्म यात्रा करने पर विशेष बल दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, धम्म यात्रा किसके स्थान पर? शिकार का त्याग करके इसके स्थान पर। और इसी में अशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष 259 ईस्वी में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। इस यात्रा का उल्लेख भी 8वें शिलालेख में मिलता है। तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है वो 7वें और 8वें दोनों शिलालेखों में है। 9वें शिलालेख में क्या है? 9वें शिलालेखों में साथियों अशोक ने खर्चीले समारोह जैसे जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित समारोह की क्या की है? निंदा की है। इसको बुराई माना है अशोक ने, तथा ऐसे समारोह पर रोक लगाने की बात अशोक के द्वारा कही गई है। किस शिलालेख में कही गई है? 9वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा 9वें शिलालेख में धम्म मंगल को महाफल बताया गया है। तो धम्म से संबंधित जितनी भी बातें हैं ना, आप विशेष रूप से अलग से उतार लेना अपनी नोटबुक में। धम्म मंगल को महाफल बताया गया है, तो ये बताया गया 9वें शिलालेख में। अगला है 10वां शिलालेख। 10वें शिलालेख में अशोक ने ये आदेश दिया कि उच्च अधिकारी जो हैं वह राजा, मतलब राजा और उच्च अधिकारी जो हैं वो हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। ऐसा वो कोई कार्य नहीं करें जिससे प्रजा का क्या हो? अहित हो। ये 10वें शिलालेख में उल्लेखित है। इस अभिलेख में जो है 10वें शिलालेख में गौरव ख्याति की निंदा की गई है और धम्म की श्रेष्ठता पर अशोक ने बल दिया है 10वें शिलालेख में। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख में साथियों अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? तो 11वें शिलालेख में की गई है। और इसी शिलालेख में बताया गया है कि धम्म दान साधारण दान से क्या है? उत्तम है। अब देखिए धम्म दान क्या है, क्या उल्लेख किया गया इसके संदर्भ में 11वें शिलालेख में? तो धम्म दान की क्या परिभाषा दी गई है? दासों व सेवकों के प्रति उचित व्यवहार करना, ये धम्मदान है। माता पिता की सेवा करना भी धम्मदान है। मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता दिखाना और अहिंसा का व्यवहार करना, ये भी क्या है? धम्मदान है। अगला है 12वां शिलालेख। ये जो है इसमें मेन प्रश्न यही आता है कि धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख कौन सा है? तो धार्मिक सहिष्णुता की ही बात करने वाला शिलालेख है 12वां। और इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे के संप्रदाय के सिद्धांतों को जाने। सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना की गई है 12वें शिलालेख में। जो मनुष्य अपने धर्म को पूछता है और दूसरों के धर्म की आलोचना करता है, वह ऐसा करते हुए अपने धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः वाणी पर संयम होना चाहिए। इसका उल्लेख भी 12वें शिलालेख में मिलता है। अब देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख जो है वो 12वें शिलालेख में मिलता है साथियों। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस में मिलता है? 12वें शिलालेख में। और धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अभी अपन ने बात की थी, वो मिलता है उल्लेख 5वें शिलालेख में। वह सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है 12वें शिलालेख में। और देखिए साथियों ये शब्द और ध्यान में रखिए, सर्वधर्म समभाव।
सर्वधर्म संभाव की जो अवधारणा है इसका उल्लेख मिलता है 12वें शिलालेख में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो शिलालेख है जिसके सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि आप 13वां ही शिलालेख पढ़ जाएं, बाकी ऊपर के 12 नहीं पढ़े, 14वां भी नहीं पढ़े। किसी भी शिलालेख के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, इसके संदर्भ में ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है। सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वो 13वां ही शिलालेख है अशोक का, और सबसे विस्तृत कौन सा है? सबसे विस्तृत है 7वां। इसमें अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में लड़ा गया था कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है साथियों। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है वो 13वें शिलालेख में मिलता है, जो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस शिलालेख में ये बताया गया है कि धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी है। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध के पश्चात नरसंहार पर अशोक के पश्चाताप का उल्लेख मिलता है। अशोक के हृदय परिवर्तन की सूचना भी मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने की सूचना भी मिलती है। इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये सारे के सारे कथन आते हैं परीक्षाओं में, आपको पूछ लेगा 13वें शिलालेख से संबंधित सही कथन या गलत कथन कौन सा है। इस शिलालेख में देखो साथियों 5 पड़ोसी विदेशी शासकों का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? सीरिया के शासक एंटियोकस द्वितीय थियोस का उल्लेख मिलता है। सीरीन के शासक अलेक्जेंडर का उल्लेख मिलता है। मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस सेकंड का उल्लेख मिलता है। मकदूनिया के शासक एंटीगोनस का उल्लेख मिलता है और एपीएस के शासक मेगस का उल्लेख मिलता है। तो कौन से 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक कलिंग युद्ध के संदर्भ में अगर प्रश्न आ जाए तो 13वां आएगा, और 5 यवन शासकों का जो उल्लेख मिलता है वो भी किस में मिलता है? 13वें शिलालेख में। इसके अलावा 13वां शिलालेख जो है साथियों, इसमें दक्षिण के 3 राज्यों में धम्म विजय का उल्लेख भी मिलता है। तो दक्षिण के 3 कौन से राज्यों में धम्म विजय का उल्लेख किया अशोक ने? एक तो चोल, एक पांड्य और एक श्रीलंका। तो चोल, पांड्य और श्रीलंका में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 13वें शिलालेख में देवनाम प्रिय, ये जो उपाधि थी अशोक की देवनाम प्रिय, तो अशोक को संबोधित किया गया उस उपाधि के नाम से। तो देवनाम प्रिय को विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहाँ तक हो सके माफ़ कर देना चाहिए। तो माफ़ कर देने की बात कही गई है इसमें अशोक के द्वारा। इसके अलावा जंगल में रहने वाली जो जातियाँ थी, आठविक जातियाँ जो अपराध के लिए प्रसिद्ध थी, उन्हें क्षमा करने का आश्वासन भी इस शिलालेख में दिया गया है तथा उन्हें दंड देने की चेतावनी भी दी गई है। ये जो शिलालेख है 13वां साथियों, ये अशोक की सैनिक शक्ति की पुष्टि करता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में सीधा आ जाता है कि अशोक की सैनिक शक्ति की पुष्टि करने वाला शिलालेख या अभिलेख कौन सा है? तो 13वां है। इस शिलालेख में यह भी बताया गया है कि देवनाम प्रिय ने अपने सीमावर्ती राज्यों पर विजय प्राप्त की, जो लगभग 600 योजक का क्षेत्र था। शिलालेख में बताया गया है कि साम्राज्य के अंदर भी यवनों, कंबोजों, नाबकों, नावपंक्तियों, भोजों, पितनिकों, आंध्रों व पुलिंदों में हर जगह देवनाम प्रिय के धम्म के आदेशों की अनुपालना होती थी। तो साम्राज्य के बाहर भी धम्म के आदेशों की अनुपालना होती थी और साम्राज्य के अंदर भी होती थी। तो 13वां शिलालेख का विशेष ध्यान में रखिए साथियों, पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। 14वें शिलालेख, 14वें शिलालेख में क्या प्रश्न बनते हैं? तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं साथियों। एक तो ये कि अशोक का कौन सा शिलालेख है जो सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वो 14वां है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वो 13वां है। और 14वें शिलालेख में जो है ऊपर अपने जितने भी शिलालेख पढ़े हैं उन शिलालेखों में जो गलतियां की गई हैं लेखक के द्वारा, उन गलतियों का उल्लेख मिलता है 14वें शिलालेख में। इसके अलावा 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है 14वें शिलालेख में। अब देखिए अशोक का दूसरा और 11वां जो शिलालेख है उसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। तो ये दोनों शिलालेखों की संख्या आपको याद रखनी है। धम्म नीति की व्याख्या कौन से शिलालेखों में की गई है? दूसरे में और 11वें में। इसके अलावा प्रश्न आता है कौन से शिलालेखों में
प्रशासनिक नीति पर प्रकाश पड़ता है। तो अशोक ने अपने जो राजकीय अधिकारियों की जो नियुक्ति की थी उन्हीं से संबंधित है प्रशासनिक नीतियों से संबंधित शिलालेख। तो तीसरे में अपन ने पढ़ाई था युक्त रज्जुक प्रादेशिकों की नियुक्ति की थी, पांचवें में अपन ने पढ़ा था धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, और छठे में जो है वो प्रतिवेदक की नियुक्ति की थी। तो प्रशासनिक नीति पर आधारित शिलालेख हो गए तीसरे, पांचवें और छठे। अब देखिए नोट करने वाली बात है विशेष, धौली व जोगड़, यह आपने पढ़ा था कि धौली और जोगड़ दोनों उड़ीसा में हैं। इन स्थानों से जो शिलालेख मिले हैं साथियों, उन शिलालेखों पर 11वां, 12वां और 13वां शिलालेख नहीं है। और इन तीनों शिलालेखों के स्थान पर क्या उल्लेखित है, यहाँ पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। तो प्रश्न आता है किस स्थान से अशोक के 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं, तो ऑप्शन में आ जाएगा धौली तथा जोगड़। धौली का प्रशासनिक केंद्र क्या था, तो धौली का प्रशासनिक केंद्र था तोशाली, कल अपन ने बात की थी इसकी। और जोगड़ का प्रशासनिक केंद्र क्या था, तो इसका था संपा। ये भी डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। अतः प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में तोसली के महामात्रों को, तो पहला जो पृथक कलिंग अभिलेख था उसमें तो अशोक ने तोसाली के महामात्रों को जो है संबोधित किया है, और दूसरा जो पृथक कलिंग अभिलेख है उसमें संपा के महामात्रों या जिला अधिकारियों को अशोक ने संबोधित किया है। अब देखिए प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख, प्रथम जो पृथक कलिंग अभिलेख है उसमें धौली के प्रशासनिक केंद्र तोशाली के महामात्रों या जिला अधिकारियों को अशोक ने संबोधित करते हुए क्या कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने स्टेटमेंट दिया है सभी मनुष्य मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार प्रजा के लिए भी कल्याण की कामना मैं करता हूँ। और इसकी घोषणा कब की थी अशोक ने इस अभिलेख की, तो इस अभिलेख की घोषणा तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई थी। तो तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख की घोषणा की गई थी। इसमें और बात क्या कही गई है, नगर प्रशासकों को अशोक ने आदेश दिया कि बिना किसी कारण के लोगों को न तो वे बंदी बनाएं और न ही किसी प्रकार की यातना या दंड दें। इसी उद्देश्य के लिए प्रति 5वें वर्ष एक अधिकारी को दौरे पर भेजा जाएगा जो ये देखेगा कि इन आदेशों की पालना हो रही है या नहीं। उज्जैन और तक्षशिला में ऐसा दौरा कितने समय से किया जाएगा, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं तीसरे शिलालेख में। दूसरा है द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख। इस अभिलेख की घोषणा तिष्य नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। इसमें अशोक क्या कहता है, इसमें भी यही बात कहता है कि मनुष्य मेरी संतान है। तो ये अगर प्रश्न आ जाए तो या तो प्रथम कलिंग अभिलेख आ जाएगा ऑप्शन में, या द्वितीय आ जाएगा, या फिर दोनों आ जाएं तो उपरोक्त दोनों आ जाएगा उत्तर। सीमांत क्षेत्रों में अविजित लोगों को भी धर्म का संदेश पहुंचाने तथा उनका विश्वास जीतने का आदेश जो है अधिकारियों को दिया गया था। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है ऐसे लोग जो अशोक के द्वारा विजित नहीं किए गए थे, अशोक की दया दृष्टि पर जीवन चला रहे थे, उन लोगों में भी जो है अशोक ने धम्म के संदेश पहुंचाए थे। और ये विश्वास जो है उनका विश्वास जीतने का आदेश भी जो है उसने अपने अधिकारियों को दिया था। तो ये है शिलालेखों की बात। अब देखिए लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में देखो बात क्या है, लेखों की संख्या 2 है। लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो लघु शिलालेखों की संख्या 2 है। और ये देखिए साथियों, कहीं 18 स्थान आता है, कहीं 19 आता है। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा और आप फाइंड आउट करना कि ये 18 सही है 19 है। मुझे जहाँ तक मैंने अपनी जो रिसर्च की है और जो नोट्स बनाए हैं पूरे, उस आधार पे मैं इस निष्कर्ष से पहुँचा हूँ कि लघु शिलालेखों की संख्या 2 थी, ये तो तय है, और 19 स्थानों पर मिले हैं ये आप ध्यान में रखना अच्छी तरह। तो देखिए ये कौन से स्थानों पर मिले हैं लघु शिलालेख। एक तो मिले हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में रूपनाथ स्थान। रूपनाथ जो लघु शिलालेख मिला है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश में। इस लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है मध्य प्रदेश के दतिया स्थान पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल स्थान पर लघु शिलालेख मिला है सारो मारो। तो मध्य प्रदेश में कौन से 3 लघु शिलालेख मिले हैं, रूपनाथ, गुर्जरा और सारो मारो। अब देखो कर्नाटक में कौन कौन से मिले हैं, तो एक तो मिला है मौस्की, ये है रायचूर कर्नाटक में।
इसमें भी अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो अशोक ने रूपनाथ और मौस्की दोनों में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें प्रश्न साथियों सीधा सा यही आएगा कि मौस्की लघु शिलालेख स्थित है तो कर्नाटक में है, यही आपको ध्यान में रखना है मेन। ब्रह्मगिरी जो है वो है कर्नाटक के चित्तुलदुर्ग में। इसके अलावा सिद्धपुर जो लघु शिलालेख है ये भी कर्नाटक के चित्तुलदुर्ग में है। जटिंग रामेश्वरम ये भी कर्नाटक के चित्तुलदुर्ग में है। तो तीनों ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जरिंग रामेश्वरम ये तीनों जो हैं वो कर्नाटक के चित्तुलदुर्ग में है। इसके अलावा गोवीमठ जो है लघु शिलालेख ये है मैसूर कर्नाटक में। नेटूर जो है वो है मैसूर कर्नाटक में। इसके अलावा देखो पालकी गुंडू ये स्थान जो है ये है मैसूर कर्नाटक में। उद्गोलम स्थान जो है ये है बेलारी कर्नाटक में। इसके अलावा सन्नाती ये स्थान है ये भी कर्नाटक में ही है, गुलबर्गा स्थान पर। और अशोक का सबसे नवीनतम जो लघु शिलालेख मिला है वो मिला है सन्नाती कर्नाटक से, ये आपको ध्यान में रखना है। और अशोक के अभिलेखों में इसला नामक प्राचीन नगर जो मिला है उसका उल्लेख मिलता है ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में और सिद्धपुर लघु शिलालेख में। और सबसे ज्यादा लघु शिलालेख कहाँ से मिले हैं साथियों? तो कर्नाटक से मिले हैं 9, ये आप विशेष ध्यान में रख लेना। अब देखो आंध्र प्रदेश में कौन से लघु शिलालेख स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में है एरीगुडी, ये कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कर्नूल आंध्र प्रदेश में ही जो है राजुल मंडगिरी भी है। इसके अलावा जो है अहरोर लघु शिलालेख है ये स्थित है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। सहसाराम जो लघु शिलालेख है ये है बिहार में। भाबरू लघु शिलालेख है बैराठ जयपुर में। साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यही ध्यान में रखने हैं लघु शिलालेखों के नाम और वो किस राज्य में स्थित हैं, यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो भाबरू लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर बैराठ में। इसके अलावा कोटला फिरोज शाह लघु शिलालेख है दिल्ली में। अब देखिए अहरोर जो लघु शिलालेख है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, इसमें सर्वप्रथम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप की स्थापना का उल्लेख मिलता है। प्रथम लेख जिसमें घोषणा की गई है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो पहला लेख जिसमें घोषणा की गई कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो वो कौन सा लेख है? अहरोर। और अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला अभिलेख कौन सा है? हमने कल भी पढ़ा था, वो है भाबरू अभिलेख या भाबरू लघु शिलालेख। और अशोक के नवीन लघु शिलालेख कौन से हैं? उद्गोलम, नेटूर और सन्नाती है सबसे नवीनतम। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, अशोक के 4 ऐसे लघु शिलालेख या अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है, तो वो कौन से हैं? मौस्की अभिलेख ये कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, उद्गोलम कर्नाटक में है और नेटूर भी कर्नाटक में। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है। 4 लघु शिलालेख या अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है। और लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है? 2 है। देखो कौन कौन से हैं लघु शिलालेख? लघु शिलालेख संख्या 1, इसमें क्या बात कही गई है? अभी तो हमने स्थान पढ़े हैं कि कौन कौन से स्थानों पर ये 2 लघु शिलालेख मिले हैं। जैसे हमने 14 शिलालेख पढ़े थे जो अलग अलग 8 स्थानों पर मिले हैं, वैसे ही लघु शिलालेखों की संख्या साथियों 2 हैं और इन 2 शिलालेख जो हैं वो 19 स्थानों पर मिले हैं। अब देखिए पहले लघु शिलालेख में क्या कहा गया है, इसमें अशोक द्वारा उपासक के रूप में लगभग 259 या 260 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के द्वारा उपासक के रूप में बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है लघु शिलालेख संख्या 1 में। और लघु शिलालेख संख्या 2 में क्या उल्लेख है? इसमें बौद्ध धर्म के विकास के लिए आवश्यक उपाय तथा ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध धर्म के विकास के लिए जो उपाय सुझाए गए थे और जो ग्रंथ लिखे गए उनका उल्लेख मिलता है लघु शिलालेख संख्या 2 में। भाबरू शिलालेख की थोड़ी सी अपन बात करते हैं। यह शिलालेख विषय वस्तु में अन्य शिलालेखों से बिल्कुल अलग है। यह सबसे बड़ा लघु शिलालेख है। देखो सबसे नवीनतम तो है सन्नाती और सबसे बड़ा लघु शिलालेख कौन सा है अगर पूछा जाए तो वह है भाबरू शिलालेख।
कहाँ स्थित है ये? बैराठ जयपुर में। समझ रहे हैं आप सारी बात? यह वर्तमान में जो है वो कलकत्ता म्यूजियम में है भाबरू शिलालेख, और इसमें बुद्ध, धम्म और संघ तीनों का वर्णन मिलता है। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्नों में 3 चीजें शामिल होती हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म में अपन पढ़ेंगे। तो त्रिरत्न का उल्लेख किसमें मिलता है? भाबरू शिलालेख में। और इसके अलावा देखिए, भाबरू अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी 1840 में। याद रखना आप, कैप्टन बर्ट 1840। वर्ष तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति का नाम जरूर पूछा जाता है, कैप्टन बर्ट। और अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था को बताने वाला शिलालेख कौन सा है? तो आ जाएगा भाबरू शिलालेख। और यह पाषाण शिक्षा फलक लेख भी कहलाता है। तो यह प्रश्न भी आया हुआ है कि पाषाण शिक्षा फलक लेख किसे कहा जाता है? तो यह भाबरू शिलालेख को कहा जाता है। और आधुनिक संदर्भ में देखिए, एक विचार ये भी आता है कि कार्लायर के द्वारा जो है वो भाबरू शिलालेख की खोज की गई थी। अब देखिए, भाबरू में जो है अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ये आप विशेष ध्यान में रख लीजिए कि 7 बौद्ध ग्रंथों या पुस्तकों का नाम जो है वो किस शिलालेख में मिलता है? भाबरू में। अब देखिए, इसके बाद में शिलालेख और लघु शिलालेखों के बाद में अपन बात करेंगे साथियों स्तंभ लेख की। तो देखो, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। ये आपको ध्यान में रखनी है। जो कितने स्थानों पर मिले हैं पाषाणों पर, स्तंभों पर? तो जो लघु शिलालेखों की जैसे 19 संख्या है, 2 है सॉरी। इसी तरह से शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। लघु शिलालेखों की 2 है। इसी तरह से स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। कितने स्थानों पर मिले हैं ये 7 स्तंभ लेख? 6 अलग अलग स्थानों पर। किससे बने हुए हैं? पाषाण पत्थर के स्तंभ हैं। और स्तंभ लेख जो हैं वो केवल कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप चारों लिपियां मत बता देना शिलालेख वाली। स्तंभ लेखों के स्थान देखो, सबसे पहला है दिल्ली टोपरा। ये मूलतः अंबाला हरियाणा में था। फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में गढ़वा दिया। तो फिरोज तुगलक जो था, तुगलक वंश का शासक, वो इसे अंबाला हरियाणा से कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये आप ध्यान में रखना, केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर ही जो है ना 7 के 7 स्तंभ लेखों की जानकारी मिलती है। सिर्फ दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर ही 7 सभी अभिलेख पूरे मिलते हैं। अन्य सभी पर केवल 6 ही लेख मिलते हैं। ये अब देखिए, दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है साथियों, इस स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। तो आपको ध्यान में होगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जो है अशोक के अभिलेखों की लिपि को भी पढ़ा था। तो इसी ने पढ़ा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को भी। अब दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के उपनाम भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। तो इस स्तंभ लेख को कहा जाता है शिवालिक लाट, भीमसेन की लाट, सुनहरी लाट और फिरोज शाह की लाट। अब देखिए, दूसरा स्थान जहां से स्तंभ लेखों की प्राप्ति हुई है वो है दिल्ली मेरठ। पहले अपन दिल्ली टोपरा पढ़ चुके हैं, अब है दिल्ली मेरठ। यह मेरठ से फिरोज तुगलक के द्वारा कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। तो वो भी अंबाला से लाया गया था, हरियाणा से दिल्ली, फिरोज तुगलक के द्वारा। और ये लाया गया अपने मूल स्थान मेरठ से फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली। और इसकी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है शमसे सिराज। शमसे सिराज ने इस स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाने का उल्लेख किया है। और इसकी खोज किसने की थी दिल्ली मेरठ वाले की? 1750 में टी फैंथलर ने। अगला है लोरिया अर्राज। ये स्तंभ लेख है चंपारण बिहार में। लोरिया नंदनगढ़ अगर पूछा जाए तो ये भी चंपारण बिहार में है। और ये लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है साथियों, इससे संबंधित एक प्रश्न आता है, किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र अंकित है? तो वो है लोरिया नंदनगढ़। इसके अलावा लोरिया नंदनगढ़ के संदर्भ में एक बात और ध्यान में रखनी है, किस स्तंभ लेख पर मुगल बादशाह औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है? तो मुगल बादशाह औरंगजेब का लेख मिलता है लोरिया नंदनगढ़ में। तो मोर और ये दोनों तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक और है चंपारण बिहार में, वो है रामपुरवा स्थान पर मिला है जो है अशोक का स्तंभ। तो रामपुरवा कहाँ पर है? ये भी चंपारण बिहार में है।
इसकी खोज 1872 में कार्लायर ने की थी। अब देखिए प्रयागवाड़ा जो है ना, ये आपको भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। प्रयागवाड़े में से भी प्रश्न आता है। यह कौशाम्बी से अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवाया गया। तो ये पहले कौशाम्बी में था और उसके बाद में कौशाम्बी से अकबर द्वारा इसे कहाँ लगवाया गया? इलाहाबाद के किले में। इसकी लंबाई है 42 फुट 7 इंच। और दिल्ली टोपरा के 7वें स्तंभ लेख में, दिल्ली टोपरा का जो हमने पढ़ा था, दिल्ली टोपरा के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों, निर्ग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। तो ये प्रश्न आता है किस स्तंभ लेख में आजीविकों, निर्ग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है दिल्ली टोपरा लेख में। अब देखिए प्रयाग स्तंभ लेख की एक बात और कर लेते हैं अपन। प्रयाग स्तंभ लेख पर रानी कारुवाकी का लघु स्तंभ लेख मिलता है। कल हमने पढ़ा था कि अशोक की एकमात्र रानी जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है तो वो है कारुवाकी। और पुत्र का नाम क्या पढ़ा था, याद है क्या? अगर आपने वीडियो देखा है तो पुत्र जो है वो है तीवर। इसके अलावा अशोक के पुत्र दशरथ का भी उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। अब देखिए इसी प्रयाग जो स्तंभ लेख है इसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का भी उल्लेख है। अजमेर के चौहान शासक बिशल देव, जिनका वास्तविक नाम था विग्रहराज चतुर्थ, अकबर तथा जहांगीर के लेख भी इसी स्तंभ पर हैं। तो प्रयाग स्तंभ पर जो हैं वो बिशल देव, अकबर और जहांगीर के लेख मिले हैं। और इसके अलावा औरंगजेब का लेख मिला है लोरिया नंदनगढ़ में। अब देखो स्तंभ लेखों की विषय वस्तु क्या है साथियों, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सातों के सातों स्तंभ लेखों की विषय वस्तु अगर आपसे पूछा जाए तो जैसे प्रश्न आ जाता है किस स्तंभ लेख में अंतः महामात्रों का उल्लेख मिलता है, तो अंतः महामात्रों का उल्लेख मिलता है प्रथम स्तंभ लेख में। अगर पूछ लिया जाए कि धम की परिभाषा किस स्तंभ लेख में दी गई है तो उत्तर आ जाएगा दूसरे स्तंभ लेख में। धम क्या है तो क्या बताया है? दान, दया, साधुता, पापों से दूर रहना और बहु कल्याण के कार्य करना ही धम है। तीसरे स्तंभ लेख में क्या प्रश्न बनेगा? इसमें बनता है कि अशोक का ये कथन आता है कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को तो देखता है परंतु वह कभी अपने पापों पर दृष्टि नहीं डालता। तो इसका उल्लेख मिला है तीसरे स्तंभ लेख में। और तीसरे स्तंभ लेख में धम अनुशासन में बाधक तत्व। अब देखो धम अनुशासन में बाधक तत्व कौन कौन से बताए गए हैं? क्रोध, ईर्ष्या और लालच, इनका उल्लेख तीसरे स्तंभ लेख में मिलता है। चौथे स्तंभ लेख में किसका उल्लेख मिलता है? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है चौथे में। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कथन है, परीक्षाओं में आई बार आता है कि जैसे एक माँ अपनी संतान को एक कुशल दाय को सौंपकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने मतलब अशोक बोल रहा है बात, इसी प्रकार मैंने भी राजुकों की नियुक्ति कर दी है। मतलब मैं भी अब निश्चित हो चुका हूँ कि मेरे धम का अब अच्छा खासा प्रचार होगा। तो इसका उल्लेख जो है वो मिलता है चौथे स्तंभ लेख में इस कथन का। और इसी चौथे स्तंभ लेख में मृत्युदंड प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित का समय देने की भी घोषणा की गई है। अब देखिए 5वें स्तंभ लेख के संदर्भ में क्या बात आती है कि जीव हत्या और पशु बलि निषेध का उल्लेख किसमें मिलता है? जैसे अपने पढ़ा था जीव हत्या और पशु बलि का उल्लेख जो है वो प्रथम शिलालेख में मिलता है। स्तंभ लेख पूछा जाए तो 5वां आ जाएगा। या कौन से स्तंभ लेख में उन प्राणियों की सूची है जिनकी हत्या करना निषेधित बताया गया है, तो भी 5वां आ जाएगा। अब देखिए 7वां जो है उसमें क्या बात आती है, उसमें प्रश्न आता है धम की व्याख्या। धम की व्याख्या किस स्तंभ लेख में की गई है? 7वें में की गई है। और विदेशों में धर्म प्रचार हेतु किए गए कार्य, जो हमने अलग अलग धर्म प्रचारकों के नाम पढ़े थे जो अशोक के द्वारा समय समय पर भेजे गए थे, उनका उल्लेख भी 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। लोक कल्याण के कार्य जो अशोक ने करवाए, सड़कों का निर्माण करवाया, छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, उनका उल्लेख भी 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। इसके अलावा आजीविकों, निर्ग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख जो मिलता है वो भी 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। और ये 7वां जो स्तंभ लेख है ये केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में ही मिलता है। आपको मैंने बताया था सातों के सातों स्तंभ लेख कहाँ मिलते हैं? केवल दिल्ली टोपरा स्थान पर ही मिलते हैं। स्तंभ लेखों के बाद अपन बात करेंगे लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख क्या है साथियों? देखो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, मतलब अशोक ने जो राजकीय घोषणाएं की उनका उल्लेख जिन स्तंभों पर मिलता है उनको कहा जाता है लघु स्तंभ लेख। और लघु स्तंभ लेख निम्न स्थानों से मिले हैं। कौन कौन से स्थानों से मिले हैं? एक तो देखो सांची मध्य प्रदेश से मिला है लघु स्तंभ लेख, एक सारनाथ उत्तर प्रदेश से मिला है, एक प्रयाग कौशाम्बी से मिला है। और ये जो तीनों जो लघु स्तंभ लेख वाले जो स्थान है सांची, सारनाथ और प्रयाग,
इसमें संघ भेद रोकने के आदेश दिए हैं अशोक ने। और इन तीनों लघु स्तंभ लेखों में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं को क्या दी गई है? सरल चेतावनी दी गई है। चौथा जो आता है वो है रुमनदेई। नेपाल के तट क्षेत्र में स्थित है, तराई में स्थित है नेपाल में रुमनदेई। सबसे छोटा लघु स्तंभ लेख है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस रुमनदेई लघु स्तंभ लेख की खोज की थी फिहरर ने 1896 में। और रुमनदेई स्थान जो है आपको पता ही है, रुमनदेई ही प्राचीन लुम्बिनी गांव है, लुम्बिनी का ही प्राचीन नाम था रुमनदेई। और ये स्थान महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली था, आप सभी जानते हैं। और अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष जो है वो रुमनदेई की यात्रा की थी। क्यों की थी यात्रा? क्योंकि ये बुद्ध का जन्म स्थान था। इसके अलावा अशोक यहाँ स्थित बुद्ध के स्तूपों का दर्शन करना चाहता था। ये 2 कारण थे यात्रा के। अब देखिए इसमें प्रश्न आता है कि अपने किस स्थान की यात्रा के दौरान अशोक ने धार्मिक कर बलि, जिसका अन्य नाम था उदबलिक, समाप्त कर दिया। तो धार्मिक कर को समाप्त कहाँ कर दिया? रुमनदेई यात्रा के दौरान कर दिया। इसके अलावा लुम्बिनी के भूमि कर को जो है अशोक ने 1/4 से घटाकर कितना कर दिया था? 1/8। इसकी चर्चा अपन पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। अशोक के सभी अभिलेखों का जो विषय है साथियों वो प्रशासनिक था। अब प्रश्न आता है, एकमात्र अभिलेख जिसका विषय आर्थिक था, आर्थिक विषय वाला लेख कौन सा था? रुमनदेई लेख था। ये आपको ध्यान में रखना है। सभी अभिलेखों का विषय जो है वो प्रशासनिक था, एकमात्र रुमनदेई जो लेख है इसका ही विषय आर्थिक था। और इसमें मौर्यकालीन कर नीति का उल्लेख मिलता है। अब अगला स्थान है निगलवा। निगलवा का नाम है निगाली सागर। तो निगलवा लघु स्तंभ लेख जो है इसकी खोज 1895 में फिहरर ने की थी। ये भी नेपाल की तराई में स्थित है। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष जो है वो निगाली सागर में स्थित कनक मुनि स्तूप को संवर्धित करवाया था। ये अपन ने कल पढ़ा था कि 14वें वर्ष जो है अशोक ने कनक मुनि स्तूप को संवर्धित कराया और 20वें वर्ष जो है इसने कनक मुनि की यात्रा की थी। अगला है कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं। कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख जो है वो इलाहाबाद में है। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी या चारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार साथियों परीक्षाओं में आता है, रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? तो वो है कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। कौशाम्बी लेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। अब देखिए कौशाम्बी आदेश में अशोक कहता है कि जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करेगा, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुणी, उसे सफेद कपड़े पहनाकर संघ से निष्कासित या निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा अशोक क्या बोलता है? उपासकों को प्रत्येक उपोस्त दिवस पर आकर नियमों की अनुपालना करनी चाहिए। ये दोनों आदेश जो हैं वो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में ही अशोक ने दिए हैं। अब देखिए प्रयाग कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह पहले कौशाम्बी में लगाया जाना था। तो ये पहले कौशाम्बी में लगाया जाना था, परंतु बाद में ये लघु स्तंभ लेख कहाँ लगा दिया गया? प्रयाग में लगा दिया गया। ये अशोक को बोध सिद्ध करते हैं। और अशोक के इस एडिशन में लास्ट अपन चर्चा करेंगे गुहा लेख या गुहा अभिलेख। तो देखिए साथियों, अशोक ने इस नई शैली गुफा निर्माण को भी प्रारंभ किया था। बिहार के गया जिले में है, बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियां हैं और इन बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। तो ये आपको पहाड़ियां ध्यान में रखनी है। बराबर की पहाड़ियों पर जो है अशोक के गुहा लेख या गुफाओं में जो लेख खुदवाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं साथियों गुहा लेख। इनमें अशोक द्वारा आजीवक साधुओं, ये एक ध्यान में रखना है, आजीवक साधुओं को निवास हेतु गुफा दान करने का उल्लेख मिलता है। अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण किया था। ये आपको परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आजीविकों को निवास के लिए कितनी गुफाएं इसने दान में दी थी? 4 गुफाएं। उनका नाम ध्यान में रखना, कर्ण गुफा, सुदामा गुफा,
चौपार गुफा और विश्व झोपड़ी, ये चारों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, अशोक का पुत्र था दशरथ। दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को 3 गुफाएं प्रदान की थी। तो अशोक ने तो 4 गुफाएं प्रदान की थी आजीविकों को, और इसके पोते दशरथ ने कितनी दी थी? 3 गुफाएं। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में निर्मित 4 गुफाएं दी थी, और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को 3 गुफाएं दी। कौन कौन सी? गोपी गुफा, वापी गुफा और पद्धतिक गुफा। तो गोपी, वापी और पद्धतिक, ये तीनों गुफाएं दशरथ ने दान में दी थी आजीविकों को। और कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी जो है अशोक ने दान दी थी आजीविकों को। अब देखिए, पन्नगुडरिया गुहालेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। यह भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, किस गुहालेख में अशोक को महाराज कुमार की संज्ञा दी है? पन्नगुडरिया गुहालेख में। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी गुहालेख उत्कीर्ण कराए। दशरथ द्वारा बराबर पहाड़ियों में लोमस ऋषि नामक गुहा विहार का निर्माण करवाया। अब देखिए, अशोक ने 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था, उसी तरह से दशरथ के द्वारा भी 4 गुहाओं का निर्माण करवाया गया था। 3 तो नागार्जुनी पहाड़ियों में जो उसने आजीविकों को दी थी, गोपी, वापी और पद्धतिक, और एक बराबर की पहाड़ियों में भी उसने एक गुहा विहार बनवाया था जिसका नाम था लोमस ऋषि। ध्यान में रखिए अच्छी तरह इसको भी। नागार्जुनी गुहाओं में दशरथ के समय की गोपी का जो गुफा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बराबर तथा नागार्जुनी गुफा शिलालेखों की जो खोज है वो 1786 में J.H. हेरिंगटन ने की थी। तो बराबर की पहाड़ियों और नागार्जुनी गुहा शिलालेखों की खोज J.H. हेरिंगटन के द्वारा की गई थी। अब देखिए, गोपी का गुफा जो सबसे प्रसिद्ध है ये सुरंग के आकार की है, और इसके दोनों सिरों पर जो है साथियों वो गोल मंडप बनाए गए हैं। और लास्ट आज इस वीडियो का जो तथ्य है वो है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें जो लिपियां हैं वो 4 लिपियां प्रयोग में ली गई हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। इन 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के द्वारा किया गया है। और अधिकांशतया कौन सी लिपि का प्रयोग मिलता है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। पाकिस्तान के मनसेरा और शाहबाजगढ़ी से कौन सी लिपि का प्रयोग मिलता है? खरोष्टी लिपि का। और शाह कुना कंधार से जो है वो द्विभाषीय जो है लेख हमें अशोक का प्राप्त हुआ है। तो साथियों, ये है आज की अपनी वीडियो मौर्य वंश का भाग 3। आशा है आप सभी को ये बेहद पसंद आई होगी। आपसे ये अनुरोध किया जाता है कि अगर आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आई है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है और आपको ये लगता है कि इतना मैटर पढ़कर हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं किसी भी परीक्षा में, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।